हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। किशोर अवस्था बचपन से वयस्कता के बीच संक्रमण काल अवधि है। इस आयु सीमा को क्या मानी जाती है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 0 से 5 वर्ष या फिर 10 से 19 वर्ष के बीच की आयु। तो पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 से 19 वर्ष के बीच की आयु। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलने, संतुलन बनाने और दौड़ने जैसी बड़ी मांसपेशियों को उपयोग वाली गतिविधियों को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म गमक कौशल, ग्रास मोटर कौशल, संज्ञानात्मक कौशल या फिर सामाजिक संवेगात्मक कौशल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रास मोटर कौशल यानी स्थूल गमक कौशल। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। किसी बच्चे के लिए समाजीकरण का पहला और प्राथमिक एजेंट किसे माना जाता है? किसी बच्चे के लिए समाजीकरण का पहला और प्राथमिक एजेंट किसे माना जाता है? परिवार को, मीडिया को, धार्मिक स्थलों को या फिर विद्यालय प्रशासन को। तो 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार को। ऑप्शन नंबर ए, परिवार को। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की ओर। जब बच्चे सोचते हैं कि खिलौना सहित उनके आसपास की हर चीज जीवित है, तो जीन पियाजे के अनुसार यह क्या है? जब बच्चे सोचते हैं कि खिलौना सहित उनके आसपास की हर चीज जीवित है, तो जीन पियाजे के अनुसार यह क्या है? वास्तविक, परिकल्पनात्मक चिंतन, संरक्षण की कमी या फिर जीववाद। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीववाद। ऑप्शन नंबर डी, जीववाद। चलिए 5वें नंबर प्रश्न की ओर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण कौन सा है जो 2 से 7 वर्ष तक चलता है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण कौन सा है जो 2 से 7 वर्ष तक चलता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, प्री ऑपरेशनल चरण या फिर संवेदी गमक चरण। तो 5वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्री ऑपरेशनल चरण। प्री ऑपरेशनल चरण। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की क्षमता बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में सहयोग प्रदान करना क्या कहलाता है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की क्षमता बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में सहयोग प्रदान करना क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग, नकारात्मक सुदृष्टिकरण, कड़ा कुटलेखन या फिर छात्र अलगाव। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैफोल्डिंग यानी पाड़। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की ने बच्चों द्वारा अपने समय के कार्यों को निर्देशित करने के लिए की जाने वाली बातचीत को क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने बच्चे द्वारा समय के कार्यों को निर्देशित करने के लिए की जाने वाली बातचीत को क्या कहा है? आत्मकेंद्रित, सामाजिकरण विकार, सामाजिक विकार, सहयोगात्मक संवाद या निजी भाषण या फिर भ्रामक वार्ता। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक संवाद या निजी भाषण। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का वह चरण कौन सा है जिसमें सही और गलत से संबंधित सामाजिक नियमों की स्वीकृति शामिल है? पूर्व पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण या फिर अनैतिक अमूर्त चरण। तो 8वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक चरण। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर। वह छात्र केंद्रीय दर्शन कौन सा है जो मानता है कि विचारों का प्रयोग द्वारा परखा जाना चाहिए और सीखना योजना है? प्रगतिवाद, शिक्षा केंद्रित दर्शन, व्यवहार की कठोर नीति या फिर निष्क्रिय अनुकरणवाद। तो 9वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद। ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। दूसरे के स्वभाव
इरादे, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने तथा उनसे अच्छी तरह जुड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? दूसरे के स्वभाव, इरादों, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने तथा उनसे अच्छी तरह जुड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, स्थानिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक इंटेलिजेंस या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो 10वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर। शोध के अनुसार शिक्षा में मातृभाषा को शामिल करने से निम्नलिखित में से क्या लाभ होता है? शोध के अनुसार शिक्षा में मातृभाषा को शामिल करने से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है? बच्चे पूरी तरह निष्क्रिय हो जाते हैं, परीक्षा अंक घट जाती है, शिक्षा में समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार होता है, या फिर भाषा का अंतर बढ़ जाता है। तो 11वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा में समावेशन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार हो जाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर। जब महिलाओं और पुरुषों की व्यक्तिगत क्षमताओं को सीमित करने वाली रूढ़िबद्ध भूमिकाएं थोपी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? लैंगिक समानता, लैंगिक तटस्थता, लैंगिक रूढ़िवादिता या फिर लैंगिक संवेदनशीलता। तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक रूढ़िवादिता। चलिए 13वें नंबर प्रश्न की ओर। बच्चों को डिब्बों या विशिष्ट श्रेणियों में बंद करने के लिए उन पर लेबल लगाना बच्चों पर क्या प्रभाव डालता है? बच्चों को डिब्बों या विशिष्ट श्रेणियों में बंद करने के लिए उन पर लेबल लगाना बच्चों पर क्या प्रभाव डालता है? यह उनके आत्मविश्वास को अत्यधिक बढ़ाता है, बच्चों को समय समय को देखने के तरीकों को प्रभावित करता है और नुकसान पहुंचाता है। इससे छात्र हमेशा खुश रहते हैं, या फिर यह अकादमिक सफलता सुनिश्चित करता है? तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बच्चों को समय को देखने के तरीकों को प्रभावित करता है और नुकसान पहुंचाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य दोहरा उद्देश्य निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर जोर देता है? केवल शांत साल के अंत में रखने पर, मूल्यांकन की निरंतरता और सीखने के परिणामों पर आकलन दोनों पर, छात्रों को डराने और दंडित करने पर, बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने पर। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन की निरंतरता और सीखने के परिणामों को आकलन दोनों पर। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर। रचनात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है? रचनात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है? यह केवल एक बार होने वाली अंतिम परीक्षा है, यह एक नियोजित एवं सतत प्रक्रिया है जो सीखने में सुधार करती है, यह पूरी तरह से गैर शैक्षिक गतिविधि है, या फिर यह छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक भय पैदा करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक नियोजित एवं सतत प्रक्रिया है जो सीखने में सुधार करती है। चलिए 16वें प्रश्न की ओर। एक समावेशी कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के बच्चे की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? एक समावेशी कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के बच्चे की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? उनकी वास्तविक और मूल्यवान भागीदारी को प्रोत्साहित करना, केवल अमीर बच्चों को आगे बैठाना, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों को पूरी तरह अलग करना, या फिर उन्हें स्कूल से बाहर निकाल देना? तो 16वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी वास्तविक और मूल्यवान भागीदारी को प्रोत्साहित करना। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर। कक्षा में शिक्षार्थियों के एक विभिन्न समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? सभी छात्रों पर कठोर नियम थोपना, प्रत्येक छात्र को स्वीकार करना, उनका सम्मान करना और लचीलापन देना।
धीमी गति से सीखने वाले को उपेक्षा करना या फिर केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक छात्र को स्वीकार करना, उनका सम्मान करना और लचीलापन देना। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर। स्पर्श आधारित शिक्षा और स्पर्श सहायक उपकरण किन शिक्षार्थियों के लिए सबसे उपयोग होगी? मुख बाधित छात्रों के लिए, दृष्टिबाधित या नेत्रहीन छात्रों की शिक्षा में, केवल प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए, या फिर भाषा संबंधित विकार वाले बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिबाधित या नेत्रहीन छात्रों की शिक्षा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकास से पीड़ित बच्चों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अत्यधिक तेज दौड़ने में, चित्रकारी और कल्पनात्मक कार्यों में, सामाजिक संबंध, संचार और बातचीत कौशल में, शारीरिक ऊंचाई बढ़ने में। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संबंध, संचार और बातचीत कौशल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सृजनात्मकता एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह छात्रों को किस प्रकार सहायता प्रदान करता है? समस्या समाधान, लिख से हटकर सोचने और नवीन विचारों को निर्माण करने में, पुरानी गलतियों को बार बार दोहराने में, केवल रटे रटाए उत्तरों को लिखने में, या फिर विद्यालय के नियमों को तोड़ने में। तो 20वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या समाधान, लिख से हटकर सोचने और नवीन विचारों को निर्माण करने में। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।